Welcome students. So we were doing chapter physical and chemical change. Till now we have already done physical change and chemical change. Next is protective shield of ozone. Ozone क्या है? Ozone layer protects us from the harmful ultraviolet radiations coming from the sun. वैसे ओजोन है क्या? इट कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. एक अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है और करती क्या है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. इससे पहले कि वो अर्थ तक जाए पहले ही उसको ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. किसको? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को विच आर कमिंग फ्रॉम द सन. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ओजोन लेयर जिसका फॉर्मूला है O3 वो किस में चेंज हो जाती है? इट कन्वर्ट्स टू ऑक्सीजन विच इज O2. तो O3 से O2 में चेंज हो जाती है. O3 इज ओजोन एंड O2 इज ऑक्सीजन. तो ओजोन से ऑक्सीजन में चेंज होना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ये क्या है? एक केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जब ये एब्जॉर्ब करती है तब क्या होता है? अगर ये एब्जॉर्ब ना करे तब क्या होगा? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अगर ओजोन लेयर नहीं एब्जॉर्ब करेगी तब क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन दे मे कॉज स्किन कैंसर, दे मे डैमेज टू आवर आईज एंड इवन डैमेज आवर क्रॉप्स एंड प्लांट्स. तो प्लांट्स और क्रॉप्स को भी क्या कर देगी? डैमेज. नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? आयरन को रस्ट लगना. कैसे? When an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red-brown flaky substance called rust. अगर कोई आयरन का कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए डैम्प एयर में पड़ा रह जाए, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे एक रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर जम चुका है, विच इज नोन एज रस्ट. तो रस्ट कब लगती है? जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करें. आयरन, ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस में अगर हमारे पास आयरन हो तब आयरन को क्या लग जाती है? रस्ट. और ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, फॉर्मूला Fe2O3. रस्ट क्या है? इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज. अब रस्ट लग चुकी है कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. ये क्या है? रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस. और ये केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज मतलब इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर एंड इट इज अ परमानेंट चेंज. एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया रस्ट और ये इरिवर्सिबल है और एक परमानेंट चेंज भी है. अब आयरन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? रस्ट. अब ये जो रस्ट लग चुकी है ये कब लगती है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग. कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए रस्टिंग के लिए? फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर. ये दोनों कंडीशंस चाहिए ताकि एक आयरन को रस्ट लगे. लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या होता है? आयरन डैमेज हो जाता है. अगर आयरन एक बार डैमेज हो गया उसको हम दोबारा से किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आयरन की कोई और चीज हम नहीं फॉर्म कर सकते. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ये एक यूजफुल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक हार्मफुल प्रोसेस है. तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट करते हैं. कैसे प्रिवेंट करेंगे? कुछ मेथड के साथ. फर्स्ट इज बाय पेंटिंग. अगर हम आयरन को पेंट कर दें तो क्या होगा? उसका एक लिंक टूट जाएगा ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ. ठीक. तो पेंटिंग से क्या होगा? रस्टिंग से हम आयरन को बचा सकते हैं. सेकेंड इज बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल. ग्रीस और ऑयल अप्लाई करने से भी आयरन को रस्टिंग नहीं लगती, मतलब आयरन को रस्ट नहीं लगती, क्योंकि ग्रीस और ऑयल दोनों ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों से उसको प्रिवेंट कर लेते हैं. थर्ड इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग. अगर एक आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पतली सी एक थिन कोटिंग जिंक की कर दें, जिंक क्या है? अगेन एक मेटल, तब क्या होगा? आयरन को रस्ट नहीं लगेगी. तो गैल्वेनाइजेशन से हम आयरन को अगेन रस्टिंग से बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रोम प्लेटिंग. क्रोम प्लेटिंग यू माइट हैव सीन कि जो सैनिटरी टैप्स होती हैं या वॉश बेसिन होते हैं, वॉश बेसिन के शार्स, वॉश बेसिन की टैप्स होती हैं, ये शार्स होते हैं, या फिर बाइसिकल के हैंडल्स होते हैं, वो बड़े शाइनी से होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक प्लेटिंग की जाती है. वो बने आयरन के होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक प्लेटिंग की जाती है. कौन सी? क्रोम प्लेटिंग. क्रोम प्लेटिंग क्या करता है? उसको रस्ट से बचाता है. तो क्रोम प्लेटिंग की हेल्प से भी रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील. अगर आयरन को चेंज कर दें स्टेनलेस स्टील के अंदर तब भी रस्टिंग नहीं होगी, या हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं. अब स्टेनलेस स्टील, इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे? आयरन के अंदर अगर कार्बन, क्रोमियम एंड निकल, ये तीन चीजें अगर हम एड ऑन कर देंगे आयरन के अंदर, इट फॉर्म्स अ स्टेनलेस स्टील. और स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगती. अब मैंने ये बताया था कि दो कंडीशंस चाहिए रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. तो
कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि टैप वाटर। अब टैप वाटर के अंदर वाटर तो वो है ही है, लेकिन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दैट मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सी वाटर, अब सी वाटर के अंदर अगेन वो वाटर तो है ही है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही क्या है, H2O। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, अब सॉल्ट क्या है, एक इम्प्योरिटी, किसके अंदर, सी वाटर के अंदर। सॉल्ट है एक इम्प्योरिटी, तो सी वाटर के अंदर जो रस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्विक हो जाती है। नेक्स्ट इज डैम्प एयर। डैम्प एयर क्या है, वो एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो डैम्प एयर में जिसमें ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स दोनों प्रेजेंट है, वहां पे भी आयरन को क्या लग जाती है, रस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करके क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करना। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। जब एक सॉलिड और एक लिक्विड अच्छे से डिसॉल्व हो, जैसे शुगर एंड वाटर, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। सॉल्ट एंड वाटर वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देती हैं। कॉपर सल्फेट एंड वाटर, पोटाश एल्म एंड वाटर, पोटाशियम पर मैंगनेट एंड वाटर, ये सब क्या है, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो फिर सॉलिड को उसमें से सेपरेट करना कैसे करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे होगा ये प्रोसेस, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने उस सॉल्यूशन को डाल लिया जो अच्छे से डिसॉल्व है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों ही हमारे पास क्या है, अच्छे से डिसॉल्व हो रखे हैं। तो जब हम इस बीकर को हीट करेंगे, ऑब्वियसली वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट। अब वाटर कर जाएगा इवेपोरेट, लेकिन हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कब तक वाटर इवेपोरेट करवाएंगे, जब तक ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस जिसमें और सॉल्यूट एड ऑन नहीं हो सकता। जब इस बीकर को हम हीट करेंगे, जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा, तो हम बीकर को उठा के साइड पे रख देंगे। जो हमारा बर्नर है, बर्नर की हीट उसको प्रोवाइड करनी बंद कर देंगे। अब ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें से क्या होगा, धीरे धीरे उसको कूल डाउन होने देंगे। कूल डाउन होने के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस है, कौन सा, कॉपर सल्फेट, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपने आप सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो सेपरेट होना शुरू होएगा, तब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे कॉपर सल्फेट के, जो लार्ज साइज क्रिस्टल्स होंगे। उसको ड्राई होने देंगे, तो हमारे पास प्योर सॉलिड क्या हो जाएगा, सेपरेट। और ऐसा ही एक प्रोसेस इवेपोरेशन में भी होता है, लेकिन ये इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। ऐसा क्यों, फर्स्ट इज ये इवेपोरेशन से बेटर टेक्निक इसलिए है क्योंकि इसमें जो सॉलिड हमारे पास फॉर्म हुआ, कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा हाई हीट प्रोवाइड करने से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। सॉलिड जिसको हम अब ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। सेकेंड इज, हमने इवेपोरेशन के केस में इम्प्योरिटीज, क्योंकि हम उस केस में फिल्टर नहीं करते तो इम्प्योरिटीज बीच में ही रह जाती हैं सॉलिड के अंदर। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्योंकि हमने फिल्टर कर लिया इसको, तो क्या होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाटर से सेपरेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो प्योर सॉलिड है वो प्योर सब्सटेंस होगा। थर्ड इज, इवेपोरेशन के केस में जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं वो स्मॉल साइज के बनते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के केस में जो सॉलिड लास्ट में हम रिकवर कर लेते हैं वो कौन सा होता है, लार्ज साइज क्रिस्टल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम प्योर सॉलिड को ऑब्टेन कर लेते हैं वाटर के अंदर से, प्योर सॉलिड को निकाल लेते हैं किसी भी सॉल्वेंट से। जरूरी नहीं कि वो वाटर ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे इस केस में हमने एग्जांपल ली कॉपर सल्फेट एंड वाटर की, तो ये कोई और एग्जांपल भी हो सकती है, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, पोटाश एल्म एंड वाटर, पोटाशियम पर मैंगनेट एंड वाटर, कुछ भी हो सकता है जिसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉलिड है। सॉलिड को हमने क्या कर लिया, रिकवर। तो जिसमें क्रिस्टल्स क्या बनते हैं, लार्ज साइज क्रिस्टल्स। So this is all about crystallization. So this is physical and chemical changes.